नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त दिलचस्प मोड़ पर दिखाई दे रही है। आगामी वक्त की राजनीति को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम समर्थित सहयोगी दलों की भूमिका को लेकर चिंतित दिखाई दे रही है। अजीत पवार, इसके साथ साथ एकनाथ शिंदे, ये वही नेता हैं जो कहीं ना कहीं अब आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के सामने मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। लिहाजा ये पूरा सियासी संग्राम छिड़ता हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और इस वक्त देखा जाए तो यहाँ पर तमाम वो सहयोगी दल जो कि महाराष्ट्र में निर्णायक भूमिका में है, सरकार चलाने में अहम योगदान दे रहे हैं और आगामी वक्त की राजनीति को साधने के भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति किस तरीके से प्रभावित होगी, क्योंकि अजीत पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद तीसरी बार एनडीए सरकार जो बनी है, उस एनडीए सरकार बनने के बाद ये कहा जा रहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के साथ धोखा किया है और साफ तौर पर ये जो कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार देखने को मिला है, ये एनसीपी अजीत पवार गुट और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के साथ हुआ है। क्योंकि 7 सीटें यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट ने लोकसभा चुनाव में जीती, 1 सीट यहाँ पर अजीत पवार गुट के खाते में आई, लेकिन बीजेपी ने इन दोनों पार्टियों से किसी भी नेता को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल नहीं किया। हालांकि केंद्रीय कैबिनेट को लेकर लगातार मांग की जाती रही, चर्चाएं रही, बयान सामने आते रहे। अजीत पवार के नेता प्रफुल्ल पटेल तो ये तक कहते हुए नजर आए कि आने वाले वक्त में यदि हमें सियासी आधार नहीं दिया गया तो हम कोई भी बड़ा कदम उठाने को लेकर यहाँ मजबूर हो सकते हैं। ऐसे में आगामी वक्त की राजनीति को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का यहाँ पर सियासी संग्राम खड़ा करती हुई नजर आएगी, किस तरीके के समीकरण बताती हुई नजर आएगी, ये महत्वपूर्ण हो चुका है। क्योंकि आगामी वक्त में यहाँ पर कहीं ना कहीं भाजपा के लिए रास्ता आसान नहीं होने वाला है। सुप्रिया सुले जो कि यहाँ पर एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद हैं, उन्होंने कहा कि अजीत पवार तो शरद पवार के साथ रहते हुए भी दिल्ली का लगातार दौरा करते थे और दिल्ली में शरद पवार गुट को तोड़ने की तमाम कोशिशें उनके द्वारा की जाती रही। लेकिन आने वाले वक्त की राजनीति क्या महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए सुखद वक्त लेकर आएगी? पिछले 10 सालों की बात करें तो बीजेपी यहाँ सरकार में साझेदार जरूर है। 2014 से 19 तक तो बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन 2019 के बाद 2024 तक का सफर तय करने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी और ऐसे में सहयोगी दलों के साथ मिलकर ही सरकार चलाई जा रही है। ऐसे में मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरीके का ऐलान कर दिया गया है, 15 अगस्त तक मराठा समुदाय की तरफ से शिंदे सरकार को डेडलाइन दे दी गई है कि यदि मराठाओं को महाराष्ट्र में आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो बड़ा आंदोलन वो पूरे महाराष्ट्र में करने वाले हैं। ऐसे में एक तरफ मराठा आरक्षण की मांग, दूसरी तरफ पार्टी में एनडीए गठबंधन में कोऑर्डिनेशन की कमी और तीसरी ओर अजीत पवार का ये कह देना कि विधानसभा चुनाव के दौरान तीनों पार्टियां बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, यही हमारी मांग है। और इसके साथ साथ एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय का जिम्मा भी उनकी पार्टी को चाहिए। तो क्या इन तमाम पहलुओं पर बीजेपी यहाँ पर उनकी बात को लेकर सहमत होती हुई नजर आएगी? बड़ा सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त देखा जाए तो सुखद स्थिति नहीं है। एनडीए गठबंधन के बजाय इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में ज्यादा प्रभावशाली रहा। इंडिया गठबंधन में यहाँ पर जिस तरीके से 13 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती, 10 सीटों पर यहाँ पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना जीतने में कामयाब हुई, 8 सीटें अजीत पवार के दल ने जीती, यानी कि कुल मिलाकर 30 सीटें यहाँ पर इंडिया अलायंस की तरफ से जीत ली गई। और दूसरी तरफ देखा जाए तो कमजोर पड़ता हुआ एनडीए गठबंधन नजर आया। वही एनडीए गठबंधन जिसकी नजरें उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र पर थी। महाराष्ट्र में पिछले करीब 10 साल से सरकार बीजेपी के यहाँ पर नेतृत्व में चलाई जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में झटका लगना इस बात के संकेत दे रहा है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ये संगीन आरोप ये है कि आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए अनिल देशमुख ने देवेंद्र फडणवीस पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की सरकार के विधायकों को खरीदने के लिए
उद्धव ठाकरे और अजीत पवार के खिलाफ गलत एफिडेविट देने के लिए यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने उस वक्त उद्धव सरकार में कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री का जिम्मा संभाल रहे अनिल देशमुख को बड़ा ऑफर दिया और उन्हें पार्टी में बगावत करने की ओर यहाँ पर कहीं ना कहीं मजबूर किया। लेकिन अनिल देशमुख ने यह भी कहा है कि हमने पार्टी में कोई तोड़फोड़ नहीं की। ऐसे में महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है वो खरीद फरोख्त की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, जनता की सरकार नहीं है। आगामी वक्त में जनता यहाँ पर प्रदेश की जो निरंकुश सरकार है, इस निरंकुश सरकार को यहाँ पर आईना दिखाएगी और विधानसभा चुनाव में बड़ा परिवर्तन होता हुआ भी नजर आएगा। महाराष्ट्र की राजनीति काफी दिलचस्प हो चुकी है और शरद पवार उद्धव ठाकरे की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस बात के निश्चित तौर पर संकेत दे दिए हैं कि आने वाले वक्त में इंडिया अलायंस की यहाँ पर मजबूती के साथ यदि कोई कमाल संभालता हुआ नजर आएगा तो उसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार की अहम भूमिका होगी, क्योंकि दोनों दलों के बीच जिस तरीके का एक तोड़फोड़ का माहौल देखने को मिला, निर्वाचन आयोग से फटकार लगी, सिंबल छीने गए, पार्टी का नाम और निशान उनके हाथ से चला गया, लेकिन उसके बाद भी विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बड़ा सियासी संकेत था। ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए इतना आसान नहीं होगा। उद्धव ठाकरे ने आरएसएस पर, बीजेपी पर हमला बोलते हुए ये भी कहा है कि हिंदुत्व का मुद्दा यहाँ शिवसेना का मुद्दा था। सबसे पहले हिंदुत्व की चिंगारी बाला साहब ठाकरे के द्वारा सुलगाई गई। उस चिंगारी के दम पर देश भर में यहाँ पर बीजेपी ने उस मुद्दे को भुनाने का प्रयास किया और अपनी सरकारें बनाई, और आज भारतीय जनता पार्टी उसी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर यहाँ शिवसेना को घेरती हुई नजर आ रही है, जो कतई बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व को लेकर शिव सैनिक लगातार यहाँ पर जो है अपने कर्तव्य पथ पर बने हुए हैं, लगातार उनकी विचारधारा हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की है। ऐसे में शिवसेना एक तरफ यहाँ जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है उसमें हिंदुत्व के मुद्दे पर महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस को मजबूत कर सकती है। दूसरी तरफ देखा जाए शरद पवार की ओबीसी वोट बैंक पर अच्छी खासी पकड़ है, 40% के लगभग वोट बैंक जो है वो ओबीसी समुदाय का है। और उसके अलावा देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जिस तरीके से अपनी विचारधारा को लेकर चर्चाओं में रहती है, दलित मुस्लिम वोट बैंक पर, पिछड़ा वोट बैंक पर कांग्रेस पार्टी की मजबूती दिखाई दे सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस या महाविकास आघाड़ी गठबंधन की तरफ से मजबूती के साथ वो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं और उन तमाम मजबूत कदमों के आधार पर ही राजनीति को तय करने का यहाँ पर एक संकल्प लिया जा रहा है। पिछले दिनों उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से हमला बोला गृह मंत्री अमित शाह पर, उन्होंने कहा कि अमित शाह अहमद शाह अब्दाली के वंशज हैं। यानी कि इस बयान ने सियासी सरगर्मियों को और भी बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सियासी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आगामी वक्त में यदि लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर देखें तो पार्टी कमजोर होती हुई भी नजर आ सकती है, क्योंकि सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी वापसी के तमाम संकेत दे दिए हैं। अब महाराष्ट्र में क्या वाकई में इंडिया गठबंधन में बिखराव देखने को मिलेगा या फिर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब होगा? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।